नूरपुर के जंगल में कई दिनों से बारिशें हो रही थीं। उसी जंगल में कोमल चिड़िया और बिजली का भी एक दूसरे के पड़ोस में रहती थी। उन दोनों के घर साथ साथ थे, इसलिए वो जंगल से दाना लेने के लिए एक साथ जाया करती थी। बिजली का भी छाता लिए चिड़िया के घर जाती है। कोमल, चलो आज हम कबूतर चाचा के बाग से अंगूर खाने चलते हैं। लेकिन बिजली बहन, क्या तुमने कबूतर से पूछा है? हाँ, मैंने पूछा था कबूतर से। उसने ही कहा था कि जब मन चाहे आकर मेरे बाग से अंगूर खा जाना। कोमल चिड़िया मान जाती है। वो भी अपना छाता लेती है और बिजली कभी के साथ कबूतर चाचा के अंगूरों के बाग में चली जाती हैं। वो दोनों बाग में जाकर अंगूर खाने लगती हैं। तभी छाता लिए कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चोर चोर, मेरे बागीचे में चोर घुस आए हैं। कभी और चिड़िया, तुम किससे पूछकर मेरे बागीचे में आई हो? तुम दोनों को सजा मिलेगी। कोमल चिड़िया बिजली कभी की ओर देखकर कहती है, बिजली, तुम ही कबूतर से इजाजत लो, क्योंकि तुमने ही पूछा था। हाँ चिड़िया बहन, तुम बैठकर अंगूर खाओ, मैं करती हूँ बात। फिर बिजली कभी कबूतर चाचा के पास जाती है और आहिस्ता से कहती है, कबूतर चाचा, आज तुम अपने बागीचे के सारे काम इस छोटी चिड़िया से करवाओ। कल तोते को और फिर परसों बुलबुल को भी ले आया करूँगी। ऐसे तुम अपने सारे काम उनसे करवा लिया करना। बदले में तुम्हें मुझे अंगूर खाने देने होंगे और यहाँ से जाने देना होगा। अभी बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं अकेला बागीचे की रक्षा नहीं कर पाता। मुझे ये सौदा मंजूर है। फिर कबूतर चाचा कोमल चिड़िया से कहता है, चिड़िया, अगर तुमने मेरे बागीचे से अंगूर खाए हैं तो तुम्हें यहाँ काम भी करना होगा। ऐसे ही अंगूरों के बागीचे नहीं लगते, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है कबूतर चाचा, मैं आपके कामों में मदद करवा देती हूँ। फिर कोमल चिड़िया कबूतर चाचा के साथ उसके बागीचे में काम करने लगती है और बिजली का भी छाता लिए वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया शाम तक बागीचे से अंगूर तोड़ तोड़ कर टोकरियों में रखती है। ठीक है चिड़िया, तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब सुबह मैं इसे मंडी में ले जाऊंगा। बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया भी अपने घर की ओर चली जाती है। कोमल चिड़िया जब बिजली कभी के घर जाकर देखती है तो वो आराम से सो रही थी। मैं आज के बाद इस काली कभी के साथ दाना लेने कभी नहीं जाऊंगी। ये झूठी है, इसने मुझे धोखा दिया। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिजली कभी बैठी मीठा फल खा रही थी कि पीछे से एक चील आ जाती है। वो चील बिजली कभी के बहुत करीब आ जाती है। बिजली जान जाती है कि अगर अब वो उड़ने लगेगी तो चील उसे दबोच लेगी। इतने दिन हो गए, बारिशों में कोई भी भोजन नहीं मिला। आज मेरी भूख मिटेगी। चील चाची, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं काले रंग की हूँ। अगर तुमने मुझे खा लिया तो तुम भी काली हो जाओगी। क्या करूँ काली कभी, भूख बहुत सता रही है, पेट भी तो भरना है। चील चाची, अगर तुम मुझे ना खाओ तो मैं अपनी पड़ोसन चिड़िया को यहाँ लेकर आती हूँ। वो बहुत सुंदर है और उसका मांस भी बहुत नरम होगा। तुम उसे खाकर और भी सुंदर हो जाओगी। ठीक है कभी, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बिजली कभी तुरंत वहाँ से चली जाती है। वो चिड़िया के पास जाती है। बिजली, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। कोमल, मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि बड़े पेड़ के नीचे मीठे मीठे फल पड़े हैं। मैं तो खाई हूँ, अगर तुमने खाने हैं तो जाकर खा लेना। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। अरे, इसमें बुरा क्या है? मैं जाती हूँ और उस पेड़ के नीचे से मीठे फल ले आती हूँ। बारिशों के दिनों में वो फल मेरे काम आएंगे। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो बड़े पेड़ के नीचे जाती है। वहाँ तो सच में मीठे फल थे। कोमल चिड़िया वहीं बैठकर मीठा फल खाने लगती है। थोड़ी देर बाद वही चील पेड़ के पीछे से बाहर आ जाती है। काली कभी ने अपना वादा पूरा किया और तुम्हें मेरे जाल में फंसा दिया। तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। तुम्हें खाकर मुझे बहुत मजा आने वाला है। ना चील चाची, मुझे ना खाना, मैं तो बहुत बीमार हूँ। मेरा जिस्म बहुत जहरीला है। अगर आपने मुझे खा लिया तो आप भी मर जाओगी। मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसका मतलब वो काली कभी मुझे मारना चाहती थी। ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ।
बिजली का भी वही थोड़ी दूर बैठी उन दोनों को देख रही थी, मगर उनकी आवाज नहीं सुन पा रही थी। चिड़िया जब वहाँ से चली जाती है तो बिजली का भी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया बहन, मुझे तो पता ही नहीं चला, वहाँ एक जालिम चील थी। उस चील ने तुम्हें खाया क्यों नहीं? और क्या बातें कर रही थी तुम चील के साथ? हाँ बिजली, चील दीदी ने कहा कि मैं उसे अपनी सुंदर आवाज में गीत सुनाऊं। बस मैंने अपना गीत सुना दिया और पता है, चील चाची ने मुझे बदले में ये सोने का हार भी दिया है और फिर मुझे वहाँ से जाने दिया। अच्छा, गीत तो मैं भी बहुत सुंदर गा लेती हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तुम भी सुंदर गीत गा सकती हो तो जाकर चील चाची को सुनाकर तुम भी सोने का हार ले लो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बिजली का भी वहाँ से उड़ती है और चील चाची के पास जाती है। चील चाची, मैं भी तुम्हें सुंदर गीत सुनाने आई हूँ, क्या तुम मेरी आवाज में गीत सुनोगी? ये काली काफी खुद मेरे पास चलकर आ गई, अब मैं इसे मजा चखाऊंगी। हाँ हाँ सुंदर काफी, क्यों नहीं, मुझे अपनी मीठी आवाज में गीत सुनाओ और जरा मेरे पास आकर सुनाना, क्योंकि मुझे थोड़ा ऊंचा सुनता है। हाँ हाँ चील चाची, क्यों नहीं, सोने के हार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर बिजली का भी अपनी आंखें बंद करती है और गीत गाने लगती है। जैसे ही बिजली का भी आंखें बंद करके गीत गाती है तो चील आगे बढ़ती है। वो कवि पर हमला करती है और उसे दबोचकर मारकर खा जाती है। बिजली कवि ने अपनी पड़ोसन कोमल के साथ बुरा किया, इसलिए उसको अपने किए की सजा मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो खड्डा हम किसी दूसरे के लिए खोदते हैं, कभी कभी हम खुद ही उसमें गिर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल, तुम्हारी माँ अभी तक शाही महल पर कब्जा जमाए बैठी है। जब तक वो जिंदा है हम इस शाही महल में इकट्ठे नहीं रह सकते। नीली मेरी जान, तुम चिंता नहीं करो। आज रात जब चांद बादलों में छुप जाएगा, मैं इसे अंधे कुएं की सैर करवाने लेकर जाऊंगा। वहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया, फिर वो महल भी हमारा है और जादुई खजाना भी। बादल कौवा नीली कवि से ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। शाम को बादल कौवा अपने घर जाता है। पति जी, आप आ गए, बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। बिजली, माँ कहाँ है? माँ जी तो अपने कमरे में है। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी से भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रात हो जाती है। जब बिजली कवि सो जाती है तो बादल कौवा अपनी माँ के पास जाता है। माँ जी, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ बेटा, क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, नींद नहीं आ रही थी। चलिए माँ जी, आज मैं आपको सैर पर लेकर जाता हूँ, फिर देखिएगा आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। रात के अंधेरे में बादल कौवा अपनी माँ को लेकर कुएं के पास जाता है। बेटा बादल, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। माँ, इस कुएं में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाते ही आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बस जरा आगे झुक कर तो देखें। जैसे ही सावित्री आगे झुकती है तो बादल कौवा अपनी माँ को जोर से धक्का दे देता है। सावित्री कुएं में गिर जाती है। सावित्री की एक दर्द भरी चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। बादल कौवा हंसता हुआ नीली कवि के पास चला जाता है। अगली सुबह बिजली कवि घबरा जाती है क्योंकि उसकी सास घर पर नहीं थी। बादल, माँ जी कहाँ हैं? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो ठीक से उड़ भी नहीं पाती। फिर अचानक रात को वो कहाँ गायब हो गई? बिजली, मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था। हो सकता है माँ जी बाहर घूमने फिरने गई हो। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो जाकर देख लो माँ को। जरूर दाल में कुछ काला है। बादल को तो अपनी माँ की जरा भी चिंता नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए बिजली कवि अपने घर से निकलती है और वो रोती हुई कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल चिड़िया अपने पति बंटी के साथ बैठी थी। कोमल बहन, माँ जी नहीं मिल रही, मुझे तो बादल पर शक है, उसी ने कुछ किया है माँ जी के साथ। वो तो पहले ही अपनी माँ से बहुत लड़ता था,
کہ सारी जायदाद उसके नाम कर दे। बिजली बहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ हाँ बंटी भैया, बताइए क्या बात है। मैं जब कल दूसरे जंगल से आ रहा था तो रास्ते में नदी के किनारे बादल कव्वे को नीली कवि के साथ देखा। वो पंखों में पंख डाले हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हाय हाय, मुझे तो पहले ही बादल पे शक था कि वो जरूर किसी दूसरी कवि के चक्कर में है, तभी तो कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। बिजली बहन चुप कर जाइए, चलिए माँ जी को ढूंढते हैं। वो ना हो ये उस लालची नीली कवि और बादल की कोई साजिश होगी। फिर बिजली कवि, बंटी चिड़ा और कोमल चिड़िया वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या तुमने मेरी माँ जी को देखा है कहीं? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी माँ जी को कहीं नहीं देखा। कबूतर भैया, माँ जी रात से गायब है और वो अभी तक घर नहीं लौट कर आई। कवि बहन शांत हो जाओ। तोता रात को घूम रहा था जंगल में, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। चलो उसी के पास चलकर पूछते हैं। फिर वो सभी पक्षी तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, क्या आपने बिजली की सासू माँ को देखा है कहीं? हाँ हाँ, देखा था रात को मैंने। वो बादल कवि के साथ पुराने कुएं की ओर जा रही थी। बादल के साथ? मेरा शक सही निकला, ये सब किया कराया उस बादल का ही है। कैसा बेटा है जो अपनी माँ की जान का दुश्मन है। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से पुराने कुएं की ओर जाते हैं। बिजली झांक कर कुएं में देखती है तो सावित्री कुएं में बेहोश थी। चिड़िया बहन, माँ जी अंदर है। फिर सभी पक्षी मिलकर लंबी लंबी बेलों की मदद से सावित्री को बाहर निकालते हैं। सावित्री जिंदा तो थी, मगर उसकी एक टांग टूट चुकी थी और वो बोल भी नहीं पा रही थी। अपनी सास की ये हालत देखकर बिजली कवि को बादल कव्वे पर बहुत गुस्सा आता है। कोमल बहन, तुम माँ जी को अपने साथ अपने घर में ले जाओ और उनका ख्याल रखो। हम अभी इस काबिल नहीं है कि बादल और उस नीली कवि का सामना कर सकें। मैं नीले पहाड़ पर जा रही हूँ अपनी दादी से जादू सीखने। जब तक मैं वापस ना आऊँ तो बादल को पता नहीं चलना चाहिए कि माँ जी जिंदा है। ऐसा कहते हुए बिजली कवि नीले पहाड़ की गार में चली जाती है और बाकी सब पक्षी बूढ़ी माँ जी को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। बिजली कवि गार में जाकर अपनी दादी से जादू मंत्र सीखती है। आग के शोले बुलंद हुए और बिजली के परों का रंग काला नहीं बल्कि नीला चमकदार हो गया। कुछ ही दिनों में बिजली कवि अपनी दादी से जादू सीख जाती है। वो वापस आती है और तोते से कहती है, तोते भैया, ये सोने की तरह चमकता हुआ पत्थर जाकर बादल को दे दो। ऐसा कहते हुए बिजली कवि तोते के कान में कुछ कहती है। तोता वो पत्थर लेकर बादल कवि के पास जाता है। बादल कव्वा अपने घर में नीली कवि के साथ बैठा हुआ था। ये देखो बादल, गजब हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे सच बताया था। क्या बताया था मेरी माँ ने तुम्हें? तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि कुएं के पास वाले पेड़ में इनका पुश्तैनिक खजाना छुपा हुआ है। ये देखो, ये मैं सोने का पत्थर वहीं से लाया हूँ। ये देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। ये देखकर नीली कवि की आंखों में लालच आ जाता है और वो बादल कवि से कहती है, चलो बादल, वो सारा खजाना हमारा है, अभी जाकर ले लेते हैं। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। जैसे ही वो उस पेड़ की खोखर में जाते हैं तो अचानक बाहर से खोखर बंद हो जाती है। अरे बादल, ये क्या हो रहा है? मुझे तो तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दे रही है। तभी सावित्री वहाँ आती है। बादल, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, कुएं में बहुत ठंड है। अपनी माँ को देखकर बादल कव्वा चीखने लगता है। नहीं नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब इस नीली कवि का किया धरा है। इसी ने कहा था कि तुम्हें मारने से हमें खजाना मिलेगा। तभी बिजली कवि वहाँ आती है। बादल, तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें ऐसा मजा सिखाऊंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। ऐसा कहते हुए बिजली कवि अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और नीली कवि को एक चमगादड़ में बदल देती है। नीली, तुम्हारी यही सजा है। अब तुम एक चमगादड़ बनकर ही रहोगी। और बादल कव्वे को एक ऐसी सजा देती है जो मौत से भी बदतर थी।
बादल, तुमने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया। आज से तुम एक ऐसे काफे हो जो कभी काई काई नहीं कर सकेगा। जब भी तुम बोलोगे तो तुम्हारी चोंच से गधे की आवाज निकलेगी। नहीं बिजली, माफ कर दो मुझे। फिर बिजली कवि अपना जादू का पेपर करती है और अपनी सास को लेकर वहाँ से चली जाती है। तिलकप्पा अब जंगल के जिस कोने में जाकर भी बैठता, जब भी वो बोलने की कोशिश करता तो गधे की आवाज सुनकर परिंदे इसे पत्थर मारकर भगा देते और नीली कवि अंधेरी गारों में छुपी रहती है। मोटी 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 चील चाची, देखो जरा इस मोटी चील को, कितनी मोटी है, उड़ भी नहीं सकती। अच्छा, अगर मैं मोटी हूँ तो तुम कौन सा स्लिम और स्मार्ट हो? अगर मैं स्मार्ट नहीं हूँ तो फिर क्या हुआ? मेरा नाम बिजली है, बिजली की तेजी से उड़ सकती हूँ। जरा अपने आप को तो देखो, कितनी मोटी हो गई हो, उड़ भी नहीं सकती। चुप कर जा काफी, मैं तुझे मार दूंगी। अच्छा, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। ऐसे बिजली कवि हर रोज चील को तंग किया करती थी। चिड़िया और तोते, पता है आज मैंने उस मोटी चील को बहुत तंग किया। मुझे बहुत मजा आता है उस मोटी चील को तंग करने में। बिजली, तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस चील को मत तंग किया करो। हाँ, चिड़िया ठीक कह रही है। अगर वो चील हमारे घोंसलों की तरफ आ गई तो हमें चैन से जीने नहीं देगी। फिर ना दिन को सुकून होगा और ना रात को। अरे मोटी चोंच वाले, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं अपनी तेज चोंच मार मार कर उस मोटी चील को नानी याद दिला दूंगी। रोज की तरह बिजली कवि आज भी चील को तंग करने जाती है। चील अपनी सहेली चील के साथ बैठी हुई थी। सुनहरी, जंगल के सभी पक्षी मुझसे बहुत डरते हैं। अच्छा, तो फिर जंगल के सभी पक्षी तुम्हारी बहुत इज्जत करते होंगे। तो और क्या, पक्षी तो मुझे अपने अंडे खुद देकर जाते हैं मेरे भोजन के लिए। मोटी चील अपनी सहेली के पास बैठी ऐसे अपनी तारीफें कर रही थी कि तभी वहाँ बिजली कवि आ जाती है। कमबख्त, ये काली कवि कहाँ से आ गई? कहीं मुझे मेरी सहेली के सामने बेइज्जत न कर दे। मोटी मोटी चील, गंदी गंदी चील। चील सहेली ये कवि की से मोटी चील कह रही है। लगता है ये किसी और मोटी चील को ऐसा कह रही होगी। ना ना मोटी चील, मैं तुझे ही कह रही हूँ, गंदी काली शक्ल वाली मोटी चील। काली कवि, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। भाग, जहाँ तक भागती है देखती हूँ मैं भी। मोटी चील जैसे ही बिजली कवि की तरफ उड़ती है तो बिजली कवि वहाँ से भाग जाती है। लेकिन आज मोटी चील भी आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए बिजली कवि का पीछा करती रहती है। बिजली कवि उड़ते उड़ते थक जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। हाय हाय, मैं मर गई। ये आज मोटी चील तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मोटी चील आहिस्ता आहिस्ता उड़ते उड़ते वहाँ भी पहुँच जाती है। बिजली कवि चील को देखते ही वहाँ से भागती है। काली कवि, देखती हूँ आज कहाँ तक जाएगी तू। मैं तेरा पीछा तेरे घर तक नहीं छोड़ूंगी। थक हार कर बिजली कवि अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारे पक्षियों के घोंसले हैं। अब तो मुझे यहाँ ढेर सारे अंडे भी मिलेंगे और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे भी। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आती है। अरे चील, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ। मेरे घोंसले की तरफ गंदी आंख से देखने की कोशिश भी मत करना। चिड़िया, मैं तो उस काली कवि की खोज में यहाँ आई हूँ। वो कवि हर रोज मुझे मोटी चील कहकर तंग करती है। उस काली कवि का घोंसला उस पेड़ पर है, तुम वहीं जाओ। ये सुनते ही चील वहाँ से आगे उड़ती है। चील की आवाज सुनकर बिजली कवि अपने घर से बाहर निकलती है। अरे गंदी शक्ल वाली मोटी चील, तू यहाँ भी आ गई। चल भाग जा यहाँ से, तो मुझे कभी नहीं पकड़ सकती। काली कवि, अब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो भाग जहाँ तक भाग सकती है। बिजली कवि वहाँ से उड़ जाती है। मोटी चील बिजली कवि के घोंसले में जाकर लेट जाती है। रात को तो ये यहीं लौट कर आएगी, देखती हूँ मैं इसे। बिजली कवि इधर उधर उड़ती रहती है। रात हो जाती है। मोटी चील अभी तक बिजली कवि के घोंसले में ही बैठी हुई थी।
یہ کمبخت موٹی چیل تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی. اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں کبھی اسے تنگ نہ کرتی. ایسا کہتے ہوئے بجلی کا بھی چڑیا کے گھر جاتی ہے. چڑیا بہن، وہ موٹی چیل میرے گھر میں ہی بیٹھی ہوئی ہے، مجھے آج کی رات تم اپنے پاس رکھ لو. نہ بابا نہ، تاکہ وہ موٹی چیل تمہارے لیے میرے گھر تک آ جائے. آؤ نکل جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں بہت سمجھایا تھا. چڑیا بہن، میں تو مذاق کر رہی تھی، لیکن یہ موٹی چیل تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہے. وہ رات بجلی کا بھی ایک ڈال پر بیٹھ کر ہی گزارتی ہے. اگلی صبح چیل اپنی سہیلی کے پاس جاتی ہے. چیل سہیلی، اگر تو اس کپی کو میرے پاس لے آئے تو میں تجھے گاجر کا حلوہ کھلاؤں گی. یہ تو میرے بائیں پاؤں کا کھیل ہے، تم بس گاجر کا حلوہ تیار کرو، میں ابھی اس کپی کو اپنی چال میں پھنساتی ہوں. بجلی کا بھی کبوتر سے لڑائی کر رہی تھی. کالی کپی، تمہاری وجہ سے ہم سب خطرے میں ہیں. اگر تو اس موٹی چیل کو تنگ نہ کرتی تو آج وہ ہمارے گھونسلوں کی طرف نہ آتی. اچھا ہی تو ہے وہ موٹی چیل تمہیں کھا لے. روز تیری یہ گندی گندی آنکھیں دیکھ کر میں تھک گئی ہوں، تجھ سے جان تو چھوٹ جائے گی. ایسا کہتے ہوئے بجلی کا بھی وہاں سے چلی جاتی ہے. تبھی موٹی چیل کی سہیلی وہاں آتی ہے. کبھی میری بیٹی کی آج برتھ ڈے ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ گاجر کا حلوہ بناؤں اور پورے جنگل کے پکشیوں میں بانٹ دوں، لیکن اکیلی یہ میں کیسے کر پاؤں گی؟ ارے چیل، تم تو وہی ہو نا جو موٹی چیل کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. ہاں میں وہی ہوں، اسی نے مجھے بتایا کہ تم بہت اچھی کبھی ہو، اس لیے سوچا کہ تم میری مدد کرو. ارے اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، میں گاجر کا حلوہ پورے جنگل کے پکشیوں میں اچھے سے بانٹ دوں گی. کتنے دنوں سے گاجر کا حلوہ کھانے کو من کر رہا تھا، آج یہ موقع میں اپنے پنکھ سے نہیں جانے دوں گی. ایسا سوچتے ہوئے بجلی کا بھی چیل کے ساتھ چلی جاتی ہے. ان دونوں کو جاتا ہوا کومل چڑیا دیکھ رہی تھی اور وہ باقی پکشیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے. جیسے ہی بجلی کا بھی گھر کے اندر جاتی ہے تو چیل باہر سے دروازہ بند کر دیتی ہے. ارے یہ کیا، تم نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ اب میری چیل سہیلی لے کے تم سے بدلا. ایسا کہتے ہوئے چیل اپنی سہیلی کو بلانے چلی جاتی ہے. پیچھے سے سبھی پکشی آتے ہیں اور دروازہ کھول کر بجلی کپی کو وہاں سے لے جاتے ہیں. میرے دوستو، تم سب کا بہت دھنیہ واد. اگر آج تم مجھے نہ بچاتے تو وہ موٹی چیل مجھے کھا جاتی. اس لیے تو بجلی بہن میں ہمیشہ آپ کو سمجھاتی رہتی ہوں کہ بڑے پکشیوں سے نہ دوستی اچھی ہے اور نہ دشمنی. اس دن کے بعد سے بجلی کا بھی چیل کے گھر کی اور نہیں جاتی.